साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। आज के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक आदर्श, जी हाँ, इसी विषय पर आज संप्रति में हम सब आपसे मिल रहे हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य। आप कुलपति हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर आर के राय, आप पूर्व CMS हैं HEC के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक बहुत बड़ा विषय समाज के सामने, जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये ऐसे प्रणेता है जिनके बारे में कई चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। डॉक्टर शांडिल्य, सबसे पहले आपका सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी पूरा विश्व जानता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जी। आज़ादी के पहले भी इनका योगदान रहा और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के पूर्व अगर बात करें तो हम देखते हैं कि ये प्रथम विधि मंत्री बने आज़ादी के पूर्व ही, और आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में जी, तो नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया जी। हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनको ये चाहते थे समाज का विकास, महिलाओं का विकास, दलितों का विकास, समाज में समानता। इस उद्देश्य से ये समाज का में काम करना चाहते थे जी। लेकिन जब सरकार बनी और आप देखें कि वहाँ पर ये हुआ कि दलितों के लिए, विकास के लिए या समानता के लिए उस समय जो बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसको वहाँ पर पास नहीं हो सका है। उससे बड़ा उनको कष्ट हुआ और वो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए और वो समाज के विकास और विशेषकर दलितों के विकास में जुड़ गए। हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो दलित अधिकारों के लिए ज़्यादा वकालत किया, दलित के विकास के लिए। एडुकेशन अलग पार्ट है, राजनीति अलग पार्ट है उनके जीवन का, लेकिन मेन उद्देश्य BR अम्बेडकर का जो रहा है, जो भी कार्यकाल रहा है, वो दलितों के अधिकार देने का रहा है और दलितों के साथ साथ महिलाओं को अधिकार देने की बात किया उन्होंने। क्योंकि आप देखिए कि इन सभी के विकास में BR अम्बेडकर कानून मार्ग को अपनाया था, कानून के द्वारा अधिकार देने की बात उन्होंने किया था। तो अब कह सकते हैं कि कानून मार्ग के महत्व को वो पहचानते थे कि अगर हम समाज को न्याय देना चाहते हैं तो कानून मार्ग से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। तो हम उस मार्ग के द्वारा ही दलित और महिला सभी को अधिकार दे सकते हैं जी। इसीलिए तो वो जो है भारतीय संविधान के जनक भी कहे गए। संविधान लिखने का काम ही उन्हें मिला जी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, कहना ये चाह रहे थे कि जब भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, जो संविधान के प्रारूप बनाने का काम जो सब हुआ, तो संविधान प्रारूप समिति के इनको अध्यक्ष बनाया गया और उसमें संविधान में उन्होंने कोशिश यही किया कि समाज में समानता कैसे बना रहे जी, बिल्कुल, कैसे विकास हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो जहाँ काफ़ी उन्होंने शिक्षा के लिए भी बताया, और न्याय, समाज में न्याय प्राप्त हो, सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के लिए संविधान में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लाई जिससे कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था का ठीक ढंग से विकास हो सके। कुल मिलाकर संविधान में उन बातों का उन्होंने उल्लेख किया जिसमें कि जो उनके मन में था उसको पूर्ति करने के लिए जो कानून के मार्ग सबसे बेटर मार्ग माने, तो उसका उल्लेख उन्होंने संविधान में किया।
कि हम अगर न्याय चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो हमें कानून के मार्ग के द्वारा विकास करना, इसके लिए संविधान में उल्लेख होना आवश्यक है। तो संविधान में उन्होंने उस सारे कानून का उल्लेख किया जिससे कि समानता स्थापित हमारे समाज में किया जा सके। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, भारत की बात करता हूँ। आज़ादी के पहले की दलितों की बात आप करते हैं तो उन्हें कुएं पर पानी पीने की स्वतंत्रता नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश होने की स्वतंत्रता नहीं थी, है ना। और इसी सब कुछ समाज में देखकर बड़ा उन्हें कष्ट था, जिसके कारण बाद में वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने बोला कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, ये डायलॉग था जब बौद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर रहा था, तो कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। ये उनका था बी आर अम्बेडकर जी का, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने केवल संघर्ष जो किया समाज के विकास के लिए किया। ये एक संघर्ष ही पूरे जीवन उनका रहा कि आप देखिएगा कि 1932 में जो पूना एक्ट जो सामने आया, हम लोग ना डॉक्टर साहब इनके विभिन्न पहलुओं को, सारे पहलुओं को छुएंगे। उससे पहले डॉक्टर आर के राय की तरफ भी एक बार मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर आपके आदर्श कैसे रहे। सबसे पहले हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बैकग्राउंड में, परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो जो जिन परिस्थितियों में जीवन के शुरू में व्यक्ति पलता है वो विचारधारा का रूप ले लेती है जब आगे बढ़ता है। अंबेडकर साहब को पहला ब्रश हुआ सोसाइटी के फेवरेटिज्म का, जब एडमिशन चाह रहे थे वो मऊ के स्कूल में, और एडमिशन में डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन उनके पिताजी राम जी ये थे, तो चूँकि वो आर्मी में सूबेदार थे इसलिए अपने इन्फ्लुएंस से अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सके। मेधावी थे, शिक्षक भी बहुत प्यार करते थे, और बल्कि ऐसा हुआ कि अंबेडकर इनका कैसे टाइटल इनकी पड़ी, इसकी भी एक बड़ी कहानी है। इनके एक बहुत प्रिय शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैं इनका गांव का नाम कुछ अम्बाझारी समथिंग लाइक अम्बेवाल कुछ था। तो उन्होंने कहा कि देखो भीमराव, मैं तुम्हारा जो उपाधि है, तुम्हारी जो टाइटल है, उसको अपने पिताजी को बता देना कि आज से मैं अंबेडकर कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर में लिख लेता हूँ। उनसे बहुत प्रभावित थे महादेव जी से, शिक्षक थे। और इनको एक बहुत बड़ा ब्रश हुआ लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ का कि जिस स्कूल में पढ़ते थे, सैटरडे का दिन था और जो पानी पीने की छुट्टी होती थी टिफ़िन में, तो जब बच्चे जाते थे, और बच्चे तो नल पर जाते थे, इन लोगों के लिए एक अलग एक हौज टाइप था जो कि वहाँ से पानी डायरेक्टली भी नहीं निकाल सकते थे। एक चपरासी आता था, पानी ऊपर से गिराता था, और उसकी 2 दिन छुट्टी हो गई तो 2 दिन ये बच्चे दलित पानी नहीं पी पाए। इस घटना का उन्होंने लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि मेरे पर बहुत ही प्रभाव पड़ा, और उसी दिन से उन्होंने सोचा कि मैं इस विषय को मैं टेकअप करूँगा। और जब एल्फिस्टन स्कूल में पढ़े, इसके बाद इन्होंने अच्छा रिजल्ट किया, तो बड़ौदा के राजा गायकवाड़ साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उस ज़माने में 25 से 27 रुपये पर महीना वजीफ़ा दिया, और आप चले गए, कोलंबिया गए। कोलंबिया में आपका विषय एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा ही हम लोग समाज के ताने बाने की डेप्थ को स्टडी कर सकते हैं। और उससे इनको इंसाइट मिला कि ये जो पोजीशन है इंडिया में हमारा जो दलित समाज का, इसको कैसे हम इस समस्या से अपने को उबार सकते हैं। वहाँ के करने के बाद, MA करने के बाद, ये इन्होंने जो PhD किया वो इकोनॉमिक्स में किया। और सबसे बड़ा था कि उसमें अंग्रेज़ों का शासन था, रुपया की कीमत
डिवैल्यूड था विथ रेस्पेक्ट टू पॉन्ड। ये इन्होंने पढ़ते समय ही समझ लिया, बहस हुआ कॉलेज में और भाग लिया इन्होंने और कन्विंस किया। एक पक्ष था जो कहता था कि नहीं, रुपया का कम रहना गरीबों के लिए ठीक है, अनाज वनाज। उन्होंने कहा कि नहीं, रुपये का ये अवमूल्यन हुआ और पॉन्ड ये यूनिलैटरल है, आप लोगों ने फिक्स कर दिया है, हमारे रुपये का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। इसी पर उन्होंने थीसिस लिखी और आप लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो भारतवर्ष में हुई वो इन्हीं के प्रयासों से हुई। इन्होंने गोल में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने जब आया तो इन्होंने प्लीड किया कि भारत में एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, एक प्रणाली होना चाहिए जो समय समय पर पैसे के मूल्य को निर्धारित करे। और तब जा कर के 1925 में 25-26 के लगभग ये परिकल्पना हुई कि रिजर्व बैंक का गठन किया जाए। तो ये इनका बहुत बड़ा रूप है। मैं एक बहुत स्वास्थ्य के बारे में बात करना, हाँ, उस पर आएंगे हम लोग डॉक्टर साहब। अभी बारी है एक एक चीज़ को बहुत विस्तार से जाने। हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक रहते हैं, आप सबों की राय उनको बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर शांडिल्य जो हमारी आधी आबादी है, जिसके लिए उन्होंने बहुत मशक्क़त करी, उनको समानता का अधिकार दिलाने की बात की, तो इन्होंने महिलाओं को समान रूप से समाज में पूछे जाने के लिए क्या कार्य किए? देखिए, दलित समाज के विकास के साथ साथ महिलाओं के विकास उनकी प्राथमिकता थी, क्योंकि जिस समाज में वो पल रहे थे वहाँ देखे कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसी के लिए वो मैंने कानून बनाकर, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी था कि हम कोई भी काम करें तो कानून के द्वारा ही करें। हमने प्रारंभ में भी आपको बताया कि कानूनी मार्गों के द्वारा समाज में समता लाना और समाज का विकास करना। तो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को कैसे अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। लेकिन प्रारंभ में वो सक्सेस नहीं किए जी, जिसके कारण वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिए। इस्तीफा का कारण वही बना कि जो 1932 में और उसके पहले दलितों के लिए जो कार्य कर रहे थे, और 1932 का जो पूना एक्ट था जिसमें आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें गांधी जी से उनको भिन्नता भी हुई। गांधी के विचार से वहाँ पर वो भिन्न थे आरक्षण को लेकर। लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने, जैसे वोटिंग का अधिकार, अधिकार में कई अधिकार हैं, लेकिन मत देने का अधिकार है ना। तो मत देने का अधिकार के लेकर उन्होंने आंदोलन किया कि महिलाओं भी बराबरी का अधिकार जब है तो मत देने का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। उतना ही नहीं कि आरक्षण माने चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का, आरक्षण करने का भी जो नीति था, पॉलिसी था, उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया कि यहाँ पर भी आरक्षण दिया जाए। तो उस समय के वर्तमान सरकार से वो सफल नहीं हो रहे थे महिलाओं को आरक्षण देने में। तो उन्होंने अपना इस्तीफा देने के बाद वो इसके लिए संघर्ष करते रहे कि हम महिलाओं को आरक्षण देकर उसका अधिकार देंगे। जो आज अभी आपको दिखाई पड़ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं को स्थान दिया गया और आरक्षण की नीति अपनाई गई, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बी.आर. अम्बेडकर की रही है। जी, बहुत बढ़िया। महिलाओं को अगर उच्चे का दर्जा मिला है तो उसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किए, सतत प्रयास किए। बाबा साहेब उनका उपनाम, बाबा साहेब थे, वो सही बात। बी.आर. अम्बेडकर को बाबा साहेब भी कहते। जी बिल्कुल। डॉक्टर राय, आप तो स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सेवारत रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत काम किया है, तो बाबा साहेब के क्या योगदान रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, वो जो समय था चूँकि ब्रिटिश पीरियड था, तो हेल्थ अवेलेबल था केवल एलीट क्लास को, कॉमन मैन के लिए कोई इस तरह का नहीं था। और ख़ास करके समाज का वो तबका जो नीचे था, डाउन ट्रोडन था, वो
बिल्कुल बंकिच हो जाते थे हेल्थ से। बाबा साहब इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस राय के लेबर मिनिस्टर बन गए थे। एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, मैं कहूँगा कि उनके सजेशन पर आज़ादी के पहले भारतवर्ष में पहला हेल्थ सर्वे हुआ, बहुत शायद कम लोगों को पता हो। 1946 में भोर कमेटी बनी और उसको जिम्मेदारी दी गई कि पूरे देश की स्वास्थ्य की समस्याओं का आइडेंटिफिकेशन करके उसके अनुरूप एक पॉलिसी बनाया जाए। एक दूसरा, फैक्ट्री एक्ट उन्होंने 1946 में बना दिया। फैक्ट्रियाँ थी, मजदूर काम करते थे, कलकत्ता में जूट मिल थे, बड़ी बुरी हालत थी। तो कहा कि नहीं, जहाँ एक साथ फैक्ट्री में बहुत बड़ा लेबर समुदाय काम करता है, देयर मस्ट बी एन एक्ट, ए प्रोविजन। तो वो फैक्ट्री एक्ट 1946। और क्या होता था कि तनख्वाह मिलती थी, इसके अलावा उसका कोई कंट्रीब्यूटरी और कोई मेथड नहीं था कि जिससे कि जैसे ईपीएफ बना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो बना, ये बाबा साहब ने करवाया। उनकी मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए अलग उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाओ। एक मजदूर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको दौड़ भाग होती है, बच नहीं पाता है, होता ही है। ये सारी अस्पताल की जो परिकल्पना है, आप देख रहे हैं चारों तरफ भारतवर्ष में है, रांची में भी है। तो ये बाबा साहब का दिन है। ही वॉज द पर्सन हु सेड कि नो, देयर मस्ट बी अ हॉस्पिटल स्पेशली meant फॉर द लेबरर्स। तो ये दो तीन चीज़ें जो हुई। और आपने स्वास्थ्य की चर्चा की, आपको जानकर ताज्जुब होगा हमको भी कि जब देश आज़ाद हुआ तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भारतवर्ष की बहुत ज़्यादा थी। कहने भाई 1 लाख में 1000, 1200। अगर 1 लाख प्रसव हुआ तो सब 1200, जो कि आज बिल्कुल बिलो ये है। धीरे इसके लिए उन्होंने सारा प्रयास किया गया। और जब ये भोर कमेटी का रिकमेंडेशन आया, तब तक इसके बाद हम लोग की कैबिनेट बन गई थी, मतलब नेहरू जी की कैबिनेट बन गई थी। तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। ये स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बने, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो बने, ये सब उस समय उसी की परिकल्पना था। भोर कमेटी ने कहा था, बहुत देर हुआ, लेकिन इसके बाद एक कमेटी बनी, मुदालियर कमेटी बनी सर्वे, जो कि जितनी कमियां थी भोर कमेटी की उसमें लाई गई। तो इसकी शुरुआत बाबा साहब ने किया था कि इस परिकल्पना कि स्वास्थ्य सबको मुहैया कराया जाए, क्योंकि दलित जो समझाया था। और एक और बात है इसके पीछे, दादा साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो कंट्रीब्यूशन था कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो दलित समुदाय को मंदिर में एंट्री नहीं थी, ये हम सब जानते हैं, जो कि बहुत अमानवीय है, हम लोग रियलाइज करते हैं। लेकिन इसको कोई बोल नहीं पाता था। वो पहले आदमी थे कि गांधी जी से मिल करके, और गांधी जी को कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि समान अधिकार और हरिजन मिल, कहा कि इससे कुछ नहीं होने जा रहा है, प्रैक्टिकल होइए। तो गांधी जी ने कहा कैसे प्रैक्टिकल? उन्होंने कहा कि आप चलिए साथ साथ और मंदिर में हम लोग को ले चलिए, ठीक है। और तब जा कर के मामला जब थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस इशू को, नासिक में 1937 में काला राम मंदिर है, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ राम मंदिर। तो उस मंदिर को में एक बहुत बड़ा हुजूम लेकर के वो गए और उसमें उन्होंने एंट्री ली। फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में हुआ। कहने का मतलब ही वॉज ए विजनरी, ही वॉज ए समाज सुधारक ही नहीं थे, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे और समय से आगे थे। उन्होंने लॉ जानते हैं क्यों किया, ग्रेन में उन्होंने लॉ इसलिए किया कि बिना कानून जाने हम कैसे लड़ेंगे इनके अधिकारों के। दैट वाज द रीजन। अदरवाइज ऑलरेडी पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, लॉ थे, क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, उन्होंने रुक करके, सैंक्शन उस समय का नहीं था उनके पास पैसा। महाराजा ने जो सैंक्शन किया था गायकवाड़ ने, वो केवल लॉ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कर रहे थे। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं लॉ भी परसू करना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने लॉ किया। एक बड़ी लाइटेंड पर्सन थे। आप कल्पना कीजिए कि आज से 60 दशक पहले, 70 दशक पहले एक आदमी को इस तरह का हो कि नहीं, समता, इक्वलिटी, कंपैशन, ये सब जो गुण हैं जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इंसाइन किए गए, ये सारी परिकल्पना उनकी है। और जैसा कि हम लोग सुनते हैं, हियर से है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो कुछ बातें भूल गया, कहीं कुछ हो गया। इसके बाद तो बाबा साहब ने कहा मैं इसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। 2-3 आर्टिकल थे जो मिस कर गए या किसी ने ले लिया, जैसे भी हुआ, लेकिन इतनी इनकी मेमोरी थी, उन्होंने कहा आई कैन रिप्रोड्यूस इट लाइन बाई लाइन।
तो ये उनकी बहुत बड़ा स्वास्थ्य के एरिया में फैक्ट्री एक्ट और ये सब चीज़ों को EPF और सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर शांडिल्य, वैसे तो उन्होंने कई देशों के संविधान की बहुत बारीकी से स्टडी करी, उसके बाद हमारे यहाँ का संविधान आया और बहुत अच्छे से, बहुत पुख्ता आया। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अगर कोई संविधान चला रहा है तो वही संविधान है। लेकिन पूना पैक्ट, महात्मा गांधी, अंबेडकर, एक बड़ा वो बीच में हमने सुना है कि था विवाद, उनमें विरोध था। इसको देखते हुए उन्होंने पत्रकारिता भी की, और पत्रकारिता की जिसमें दलितों के बारे में खूब लिखा। तो क्या वो उनका जीवन काल वो कैसा था, क्या लिखते थे वो? देखिए, उनका जो पत्रिका था एक बड़ा फेमस था, समता जनता, हाँ, यही नाम था। हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ तक मुझे समता जनता, उसके पहले भी वो 2 पत्रिका का संपादन करते, हाँ, अछूत समाज, अछूत समाज, हाँ, 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 और मूक, हाँ, मूक का भी हाँ, करते थे। तो उस सभी का उद्देश्य केवल था दलितों का विकास, दलितों की आवाज को, हाँ, हाँ, जो दलित का दर्द था उनके दिल में, वो कैसे हम निकालें और कैसे उसको न्याय दें। जी। माने दलित के न्याय के लिए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया कि नहीं, हम अगर इस पत्रिका के माध्यम से भी समाज को जगा सकते हैं, तो समाज को जगाने के लिए, अधिकार देने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, ऐसे समाज को उठाने के लिए जो दवा हुआ था, सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि डाउन ट्रोडन, तो डाउन ट्रोडन की उस समय स्थिति बहुत खराब थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय। जी। भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो प्रथम 5 ईयर प्लान अपनाया गया, जिस प्लान में आप देखें कि नेहरू का जो मॉडल था विकास का, कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आधार पर हम विकास करें, जी। तो नेहरू भी इस सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे। जी। तो ये आइडियोलॉजी नेहरू को प्राप्त हुआ था बी आर अम्बेडकर के थॉट से, बी आर अम्बेडकर के थॉट से प्राप्त हुआ था कि अगर भारत का भी विकास करना है तो हमें सामाजिक न्याय दिलाना है, तो हमें सोशलिस्टिक पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। जी। तो आप देखिए कि नेहरूवियन मॉडल में भी हम गांधी, बी आर अम्बेडकर के थॉट आइडियोलॉजी को देखते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का पूरा फोकस जो था दलित के विकास के ऊपर, जी। उसको सामाजिक न्याय देना। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया अभी, पानी पीने का आपको जो स्टोरी इन्होंने दिया, और मंदिर में प्रवेश से जो वंचित थे, तो ये असमानता, मनुष्य के बीच ही ऐसी असमानता क्यों, सही बात। और इसको कैसे दूर किया जाएगा? तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कानून का सहारा लिया, कानून पढ़ना उनको आवश्यक हो गया, क्योंकि उसके पहले वे आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और उसके पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री ले लिया, और लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जाकर उन्होंने पीएचडी का काम को पूरा किया था, रुपीस के मूल्य वैल्यू पर, रुपये की वैल्यू पर, जिससे कि वो जो कमीशन बना था, जो बैंकिंग की बात हो रही थी, और जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना में सहायता मिला। तो आप देखिए कि ये सब एमए करने के बाद, 2 सब्जेक्ट में मूव करने के बाद वे लॉ की ओर चले, और लॉ के क्षेत्र में विकास इसलिए किए कि उनकी सोच थी कि हम कानून के द्वारा ही भारत के तकदीर को बदल सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। कानून ही एक ऐसा है अस्त्र जिससे कि समाज को न्याय प्राप्त हो सकता है, जी। और विशेषकर उनका संबंध दलित से था, जी, बिल्कुल। कि हम दलित का विकास करना चाहते हैं, उसमें समानता लाना चाहते हैं, जो कि उस समय का समाज ने सामाजिक कानून बना रखा था कि हम कुएं तक नहीं जाएंगे, हम मंदिर में प्रवेश नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब ने बताया, जो आप भी अभी सुने, कि मंदिर के प्रवेश के लिए आंदोलन, पानी जो पीने का ये बैरियर था उसके लिए एक आंदोलन महार में हुआ था। जी, बिल्कुल। महाराष्ट्र के महार जैसे जगह में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, और इस छुआछूत को
समाप्त करने का पूरा जीवन संघर्ष करते B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। आज आप देखिए कि आज के डेट में भी बाबा साहब का ये आइडियोलॉजी जिंदा है और बहुत कारगर है ना। और आज पूरा देश समझ रहा है इस बात को कि 1920 में 1920 में जो कल्पना B.R. अम्बेडकर का था वो आज 2025 में भी आप देखिए कितना रिलेवेंस है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सारी कल्पना 1920 में ही जब वो पढ़ने के लिए गए उसी समय से सारी बातें, हालांकि 56 के आसपास उनका सारा कार्य हुआ है 1946 और 56 माने आज़ादी के समय ही 10 साल उनका बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड रहा है कि समाज में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया और विशेषकर उस पत्रिका के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया, दलितों को जगाने का काम किया कि तुम अपनी पहचान को पहचानो कि तुम हो कौन। इसलिए एक आपने देखा होगा कि शूद्र कौन है जी, पुस्तक B.R. अम्बेडकर के काफी चर्चित पुस्तक है वो शूद्र कौन है। ये शूद्र कौन में वो शूद्र को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लोग समझता है कि शूद्र को डिफाइन किया है, बल्कि समाज के पहचान, समाज में अपनी पहचान को बनाने के लिए उन्होंने पुस्तक को लिखकर उसको कंसस और उसको अवेयर करने का कोशिश सोसाइटी को किया है कि सभी को समानता का अधिकार मिले। उनका पूरा फोकस, पूरा आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय का, दलित के न्याय के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। हाँ, तो बाबा भीमराव अंबेडकर कितने विजनरी उनका क्या था। देखिए 1920 में उन्होंने परिकल्पना की और फिर संविधान के जनक भी हमारे माने जाते हैं। समय बहुत कम है, एकदम एक एक लाइन का उत्तर सिर्फ आपसे लेंगे क्योंकि हमें इजाज़त भी लेनी पड़ती है दर्शकों के लिए और भी कई कार्यक्रम हैं। आप बताएं कि आज का ये संविधान आज के जनजीवन के लिए कितना फिट है, बस एक लाइन में। देखिए, अगर ये संविधान नहीं रहता तो आज एक कॉमन मैन भी इलेक्शन लड़ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एंड स्टेटस, एंड ही कैन विन एंड ही कैन बी चीफ मिनिस्टर। क्या बात है डॉक्टर शांडिल्य, आपकी बात है। संविधान देश का आईना है जी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो बात उल्लेख किया वो समझिए कि एक रामबाण है जी, और इसी से देश का विकास और एक आम नागरिक का विकास आज हो रहा है और आने वाला समय में हम समझते हैं कि ये रिलेवेंस बना रहेगा। एक प्रखर व्यक्तित्व, एक इंटेलेक्चुअल आदमी जिसने देश को पूरी दिशा दी, दिशा बदल दी और आज इतना बड़ा संविधान जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा माना जाता है, उसके लिए उनकी परिकल्पना ही काम कर रही थी। हम बहुत सुरक्षित हैं, अपनी बात रख सकते हैं आज़ादी से, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इन्हीं बातों से हमको अब चाहिए आपसे विदाई। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।